हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 24 के सेक्शन 310 से 319 के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमने सेक्शन 309 तक डिस्कस कर लिए थे। अब इसमें सेक्शन 310 कहता है लोकल इंस्पेक्शन। लोकल इंस्पेक्शन करने का पावर किसको होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कहा एनी जज और मजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग आफ्टर द नोटिस ऑफ द पार्टीज visit and inspect any place in which an offense is alleged have been committed। किसी समय कोई मजिस्ट्रेट या जज जब ट्रायल चल रहा या इन्वेस्टिगेशन चल रहा उस दरमियान जहां पर घटना घटित हुई उस स्थान की या एविडेंस की कोई किसी भी समय उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। इसकी पावर दिया गया है कि लोकल इंस्पेक्शन के लिए कि जहां पर घटना घटी वहां का कोई भी जज या मजिस्ट्रेट किसी भी समय इंस्पेक्शन या ट्रायल के दरमियान इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। ये बात कही गई। इसके सेक्शन 311 में कहा गया पावर टू समन मटेरियल विटनेसेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। इसमें कहा एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड समन एनी पर्सन एज ए विटनेस or examine any person in attendance through not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall or re-examination any such person if his evidence appear to it to be essential टू बी जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। इसमें कहा कि कोई भी पर्सन जो उस घटना से रिलेशन रखता है वह उसे समन कर उसका इन्वेस्टिगेशन या उसका साक्ष्य ले सकता है, या जो इन्वेस्टिगेशन जिसका साक्ष्य हो चुका उसको री इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकता है, पुनः साक्ष्य के लिए बुला सकता है, शेष साक्ष्य के लिए बुला सकता है। ये सारी की सारी पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को कि कोई भी कोर्ट किसी भी इंक्वायरी ट्रायल में जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें वह किसी भी स्टेट में समन विटनेसेस वो विटनेस में हैं या नहीं है, लेकिन उनका रिलेशन अगर प्रतीत होता है तो वह किसी भी स्टेट में उनको बुला सकता है, और अगर उसका एग्जामिनेशन पूर्व में साक्ष्य हो चुका तो उसको री साक्ष्य के लिए बुला सकता है। इस सेक्शन 311 में कहा गया। अब बात हो गई जिसका साक्ष्य हो चुका है, सपोज करें कि क्लोज हो चुका, उसको भी दोबारा समन कर सकता है, दोबारा बुला सकता है। अब बात आती 311A की, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट और ऑर्डर अदर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। इसमें कहा गया कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है अगर उसको ऐसा समाधान हो जाता है कि कार्रवाई के दौरान उसका जो हस्ताक्षर है या उसकी हैंड राइटिंग है उसको निरीक्षण कराना या उसकी जांच कराना सुइटेबल है, तो उसकी जांच के लिए वह इसमें उसको पावर रखता है कि उसकी हैंड राइटिंग के सिग्नेचर की जांच करने के लिए स्पेसिमेन को दे और उसकी जांच वो करवा सकता है। इसमें जांच कराने की पावर दी गई है। पावर टू मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर अदर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग, उसकी जो सिग्नेचर है या हैंड राइटिंग है उसकी जांच कराने का पावर इसमें 311A में दिया गया। अब सेक्शन 312 में कह दिया गया एक्सप्रेस ऑफ कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस।
subject to any rule made by the state government. Any criminal court may, if it thinks fit, order payment on the part of government of the reasonable expresses as of any complainants or witnesses attending for the purpose of any inquiry, trial or other proceeding before such court under this court. अगर कोर्ट को यह महसूस होता है कि जो कंप्लेनेंट्स है वह उसको इंक्वायरी, ट्रायल या इस किसी जांच के दरमियान बुलाने पर उसे खर्चा देना चाहिए या खर्चा देने की आवश्यकता है उसको, तब वह जांच और ट्रायल में आ सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रावधान के तहत वह उसको जांच और विचारण या ट्रायल में आने का खर्चा उसको दिला सकता है। ये बात सेक्शन 312 में कहा गया कि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है क्रिमिनल कोर्ट के लिए और मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि ये उचित है, तो वह स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल के तहत कंप्लेनेंट्स या गवाहों को आने जाने का खर्चा या अदर खर्चा जो कोर्ट सुटेबल समझती है वो देने का ऑर्डर कर सकती है 312 में। अब बात आती है 313 में, पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड, जो अभियुक्त है उसको एग्जामिन करने का पावर दिया गया। इसमें कैसे पावर है, इसमें क्या कहा गया, मे एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द अक्यूज्ड, जो अक्यूज है उसको कोई सूचना पूर्व में नहीं दी गई, बिना किसी सूचना के, पुट सच क्वेश्चन टू हिम एज द कोर्ट कंसीडर्स नेसेसरी, कोर्ट उससे प्रश्न पूछ सकती है जो आवश्यक समझे। कोर्ट जो आवश्यक समझे वह अक्यूज्ड से बिना कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन दिए किसी भी समय ट्रायल इंक्वायरी के दरमियान उससे प्रश्न पूछ सकती है और प्रश्न पूछने का राइट रखती है। इसका बी पार्ट कहा, सेल आफ्टर द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड बिफोर ही इज कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस, जो अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के बाद अगर अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए उसे उस बारे में कोई प्रश्न करेगा मजिस्ट्रेट, तो उसे वो साधारण तरीके से उत्तर देना चाहिए, उत्तर उसको देना होगा। ये बात इसमें सेक्शन 313 में कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के मजिस्ट्रेट किसी भी ट्रायल और एग्जामिनेशन के दरमियान अक्यूज से उस केस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। और इसमें बातें कही गई कि क्या पूछेगा, कि उसको उत्तर देने में क्या आवश्यक है, कि वो गलत उत्तर नहीं देगा, वो सही उत्तर देगा। इन सब बारे में सेक्शन 313 में बता दिया गया। अब सेक्शन 314 कहता है ओरल आर्ग्यूमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो ओरल आर्गुमेंट है वो और जो मेमोरेंडम है उसे देने का पावर है। मेमोरेंडम देगा तो वो अदर पार्टी को उसका कॉपी देना पड़ेगा। आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज एविडेंस, अगर जब उसका साक्ष्य समाप्त हो गया है, एड्रेस कॉन्साइज ओरल आर्ग्यूमेंट, तो वह उसके बारे में संक्षिप्त जो है आर्ग्यूमेंट कर सकता है। एंड मे बिफोर ही concludes the oral argument, if any, submit a memorandum to the court setting forth consciously and other under distinct headings the argument in support of his case, and every such memorandum shall form part of the record. उन्होंने कहा अगर आपका विटनेस, आपका साक्ष्य समाप्त हो गया है तो साक्ष्य समाप्त होने के बाद में शॉर्ट में आप उसका आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, और आर्ग्यूमेंट करने के पहले अगर चाहें आप तो उसी की समरी मेमोरेंडम बना करके कोर्ट को दे सकते हैं। लेकिन जो मेमोरेंडम बना के कोर्ट को देंगे उस मेमोरेंडम की एक कॉपी अदर पार्टी को देनी होगी, और उस मेमोरेंडम जो आपने मेमोरेंडम दिया है वो मेमोरेंडम उस केस का एक पार्ट हो जाएगा। इसी का सब क्लास सेकंड कहता है ए कॉपी ऑफ एवरी सच मेमोरेंडम शैल बी साइमल्टेनियसली फर्निश्ड टू द अपोजिट पार्टी, उस अपोजिट पार्टी को उसकी एक कॉपी दे दी जाएगी।
ये बात इसमें सेक्शन 314 में कहा। अब सेक्शन 315 में कह दिया अक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेसेस। अक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेसेस, अभियुक्त व्यक्ति का साक्ष्य साक्षी होना। अभियुक्त व्यक्ति जो साक्ष्य दे रहा है उसके लिए क्या होगा, एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट शैल बी ए कॉम्पिटेंट witnesses for the defense and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him or any person charged together with him at the same trial। इसमें कहा गया है कि किसी भी दंड न्यायालय में जिसके समक्ष वह अभियुक्त है उसके लिए वह स्वयं अपना जो है अपना आरोप जो असिद्ध करने के लिए अपना आरोप की अपने जो है क्लियर है उसने नहीं किया है ऐसा, उसके दोष मुक्त होने के लिए अपना साक्ष्य दे सकता है और उसके विरुद्ध लगाए गए जो भी आरोप हैं उनको सशपथ उसमें एड्रेस कर सकता है और दे सकता है कि उसके जो आरोप लगाए गए वो इस एविडेंस के तहत आरोप साबित नहीं होते, मतलब उसका स्पष्ट साक्ष्य दे सकता है। इसका सब क्लास ये कहता है ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस एक्सेप्ट ऑन हिज ओथ हिज ऑन रिक्वेस्ट इन राइटिंग। लेकिन ये बात एक इंपॉर्टेंट इसमें कही गई सेक्शन 315 में कि जो अक्यूज्ड है वो स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में कोर्ट उसको नहीं बुलाएगी। जब तक अक्यूज्ड लिखित में कोर्ट को नहीं देगा कि यस मुझे साक्ष्य देना है या मुझे और साक्ष्य इसमें प्रस्तुत करना है इसके सफाई में, तब तक कोर्ट उसको अपनी तरफ से नहीं बुलाएगी कि नहीं आप आइए, आप एफिडेविट दीजिए या आप साक्ष्य दीजिए या अपने सफाई में अपने विटनेस पेश करिए। क्या करना पड़ेगा, अक्यूज्ड को लिखित में देना पड़ेगा और उसको कि विद एफिडेविट कि उसको साक्ष्य देना है या उसको अपने सफाई में इतनी इतनी चीजें प्रस्तुत करनी है। अब सेक्शन 316 की बात आती है, नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड इन इंड्यूस्ड डिस्क्लोजर। इसमें कहा कि एनी प्रॉमिस और थ्रेट और अदरवाइज शैल बी यूज्ड टू एन अक्यूज्ड पर्सन टू इंड्यूस हिम टू डिस्क्लोज और withhold any matter within his knowledge। जो अभियुक्त को जो 306 और 307 में कहा गया उसके प्रभाव डाले बिना अगर किसी अभियुक्त को जानकारी किसी बात की है और उसको विटनेस में पूछना है, उसको साक्ष्य में देना है, तो उसको उस अभियुक्त व्यक्ति पर कोई भी दबाव ऐसा नहीं डाला जाएगा कि वो जबरदस्ती उससे कोई चीज उगलवाई जाए, जबरदस्ती उससे कोई चीज पूछी जाए या उसको जबरदस्ती बताने के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा, ऐसे दबाव उस पर नहीं डाला जाएगा। ये 316 में कहते हैं। अब 317 में कह दिया गया है द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट इज नॉट नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति निर्णय के लिए जरूरी नहीं है और that accused persistently disturbed the proceeding in court। अगर कोई ऐसा अभियुक्त है जो कोर्ट की कार्रवाई में दखल दे देता है, इंटरफेयर करता है, the judge or magistrate may, if the accused is represented by the pleader, और अगर वो अपने अधिवक्ता के द्वारा प्लीडर के द्वारा उपस्थित होता है, dispense with his attendance and proceed with such inquiry or trial in his absence and may at any subsequent stage of the proceeding direct the personal attendance of such accused। अब इसमें कह दिया गया कि कोई भी अक्यूज्ड ऐसा है कि वो कोर्ट में जब एविडेंस मंगाए जा रहे हैं या साक्ष्य लिए जा रहे हैं और वो लगातार इंटरफेयर करता है साक्ष्य लेने में, देने में, साक्ष्य कराने में, और उसका प्लीडर भी उपस्थित है या प्लीडर नहीं है या प्लीडर है केवल, तो जरूरी नहीं है कि अक्यूज्ड उसमें उपस्थित हो जाए। वो अक्यूज्ड को उपस्थित होने से मना कर सकता है, हाजिरी माफी लिख सकते, उसको छोड़ सकता है, उसके प्लीडर के समक्ष करा सकता है, उसका जो साक्ष्य एविडेंस है
और जब उसकी आवश्यकता होगी तब पुनः वह साक्ष्य के लिए अक्यूज्ड को बुला सकता है। ये बात 317 में कह दी गई। मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन जो डिस्टर्ब कर रहा है कोर्ट को, जो डिस्टर्ब कर रहा है साक्ष्य लेने में, तो उसको क्या कर सकता है, उसको हाजिर होने से मुक्त कर सकता है, उसके प्लीडर के समक्ष करवा सकता है ऐसा विटनेस या गवाह, और उसके बाद में जब आवश्यकता होगी तब पुनः उसको बुला सकता है। ये बात 317 में कह दी गई। अब सेक्शन 318 में कहा गया प्रोसीडर वेयर अक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग। ऐसी कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग है कि प्रोसीडिंग को वो जो अक्यूज्ड है वो समझ नहीं पाता, प्रोसीडिंग जो चल रही है उस प्रोसीडिंग को अक्यूज्ड समझ नहीं पा रहा है, तब क्या होगा, तब इन्होंने कहा कि उस अक्यूज्ड को जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसका प्रोसीडिंग, उसको लिख करके हाई कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को समक्ष प्रस्तुत कर देगा। हाई कोर्ट जो ऑर्डर करेगा उस ऑर्डर के तहत ही उस पर वो फर्दर आगे की कार्रवाई करेगा। अगर इन्होंने कहा कि अभियुक्त जो विकृत चित्र न होने पर भी ऐसी कार्रवाई को समझ नहीं पा रहा है, तो जो जांच और विचारण है उसमें दोष सिद्ध या दोष मुक्ति की कार्रवाई के लिए जो दोष सिद्ध अगर ऐसा हो रहा है कि वह व्यक्ति वो समझ नहीं पा रहा, समझ नहीं पाने के कारण वो जो दोष सिद्ध हो जाएगा, तो ऐसे के लिए उसकी समुचित कार्रवाई ऑनरेबल हाई कोर्ट को वो लिख करके दे देगा। हाई कोर्ट उस पर जो ऑर्डर पास करेगा उस ऑर्डर के तहत ही मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करेगा। ये सेक्शन 318 में कह दिया गया। अब सेक्शन 319 में कहा पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑन ऑफेंस। अपराध का दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति कोर्ट को है। क्या है कि कोई भी अपराधी ऐसा है कि जो उसमें शामिल है लेकिन एफआईआर में नाम नहीं दिया गया या उसको उस समय नाम नहीं दिया गया जिस समय प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, छूट गया, तो अगर उसके विटनेसेस में उसका नाम आ जाता है, बाद में साक्ष्य में नाम आ जाता है, या बाद में कहीं से पता चल जाता है कि यह अभियुक्त उसमें इन्वॉल्व था, तो 319 में कोर्ट उसको तलब करने का पावर रखती है जो व्यक्ति उस घटना में शामिल हुआ है। इसमें कहा वेयर इन the course of any inquiry into or trial of an offense it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offense for which such a person could be tried together with the accused, the court may proceed against such person for the offense which he appears to have committed। इन्होंने कहा कि अगर साक्ष्य लेने के दरमियान वो व्यक्ति का नाम आ जाता है और पता चल जाता है कि ये व्यक्ति भी इन्वॉल्व है, तो उसका वो उसी ट्रायल के साथ में नाम इन्वॉल्व करके उसको समन करके उसका ट्रायल कर सकता है। 319 में को अक्यूज मतलब उसके साथ में कोई अक्यूज का नाम आया, बाद में उसको भी तलब कर सकता है। तो अभी इसमें से प्रोसीडिंग के तहत सेक्शन 310 से 319 तक चैप्टर 24 के क्लियर हो गए होंगे। अब 320 से अभी इसमें और कुछ सेक्शंस बाकी हैं, जो सेक्शंस जो इसमें प्रोसीडिंग में क्या क्या है, तो सेक्शन 320 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।